हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कैडर इंग्लिश क्लास। और संदीप जी हेलो। लास्ट टाइम मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई थी, ठीक है। मैंने आपका कोई कमेंट देखा था किसी वीडियो पे, आई गेस सिलेबस वाली वीडियो थी, उसमें आपने पूछा हुआ था ग्रामर का, बेसिकली ग्रामर में क्या आएगा। तो देखिए, जब आप सिलेबस देखोगे ना पर्टिकुलरली, तो ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक है। दरअसल जो ग्रामर हम पढ़ते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, दरअसल ये वाली ग्रामर को वो काउंट नहीं करता, क्योंकि उसने जो ग्रामर पूछी है वो ग्रामर विद लिंग्विस्टिक है, ठीक है। तो आपकी जो ये ग्रामर होती है ना, तो ये ऑप्शनल जब पेपर होता है ना, जो बाकी सारी चीज़ों के साथ आता है, रीजनिंग के साथ, मैथ्स के साथ, तो वो वाली जो ग्रामर हम पढ़ते हैं स्कूल टाइम में भी, तो वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग होती है। ये जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका लिंग्विस्टिक का है, लिटरेचर का है, लिटरेरी टर्म्स का है। तो इसमें क्या चीज़ आएगी, इसमें दरअसल आएगी ग्रामर विद लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ का मैसेज का अपना रिप्लाई मिल गया होगा। और आपने मिस कर दिया फर्स्ट ऑनलाइन सेशन, तो चलो कोई बात नहीं, ऑलरेडी हम 5 जो टर्म्स हैं वो कवर कर चुके हैं। तो 6 to 10 यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 जो 5 टर्म्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो जो लोग वहाँ भी जुड़े थे, बहुत अच्छी बात है। कुछ लास्ट एक वीडियो थी 5 बजे के स्लॉट में, अभी लास्ट, इससे पहले वाली जो वीडियो आप विजिट कर लेना, ठीक है। और प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, तभी कनेक्टिविटी बन पाएगी। लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था वो था एपिक। ये मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जाते जाते क्या हुआ था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे वीडियो मूव नहीं कर रही है, बट मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे जाएगी। तो प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा सा ना उसको सुन लेना, ये क्योंकि यहाँ दिल्ली में वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। थैंकफुली नेट काम कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, ठीक है। ये मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना, जो इससे पहले वाली क्लास है। जो डीड्स होती हैं वो वॉरियर्स या हीरोज़ के बारे में बात करते हैं। कॉमन मैन का डिस्क्रिप्शन हमें किसी भी एपिक में नहीं मिलता, ठीक है। एक और चीज़ है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। लार्जर देन लाइफ का मतलब होता है कि आपको वर्च्यूज़ सिखाएगा, बहुत अच्छी अच्छी ग्रैंड लेवल पे बात वो करता है कि आप किस तरीके से एक अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि मैनर्स और एडिकेट्स अपना सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं चरित्र, यानी कि किस तरीके से कैरेक्टर की जो मोरालिटीज़ हैं आप सीख सकते हो, उनके बारे में ये बात करते हैं। किस चीज़ से बचाने की बात करते हैं कि वाइसेस, कि आपको पता चलना चाहिए वाइसेस यानी कि रॉन्ग डीड्स से कैसे बचाया जाए या बचा जाए, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है इंडियन लिटरेचर में। दरअसल देखो, ये तो क्वालिटीज़ हैं कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, बेसिक जो आइडिया होता है वो होता है माइथोलॉजी। किसी भी रिलीजन के बारे में जितने भी मिथ हैं, ठीक है, मिथ होता है वैसे वो चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती। पर अगर आप महाभारत और रामायण की बात करें तो वो हमारे हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा पार्ट जो है इंडियन लिटरेचर में और इम्पोर्टेंस भी है सोसाइटी में, तो वो एपिक कहलाते हैं। विवेक गुड इवनिंग। तो ये पीछे टॉपिक क्लियर किया है, ज़रा एक बार जाके उसमें देख लेना। वैसे मैं यहाँ पे 2 चीज़ें रिपीट करने वाली हूँ जो कि मेरे लास्ट लेक्चर की, मतलब 5 बजे वाले स्लॉट की 2 लास्ट की टर्म्स थी। देखो, एपिक अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो महाभारत, बहुत सारे वर्जन हैं, और रामायण, ठीक है। ग्रीक की मैंने बात की थी, तो ग्रीक में क्या था, गुरप्रीत जी ने आंसर दिया था, ग्रीक में थे इलियड एंड ओडिसी, ठीक है। और जब हम पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल का पूरा पेपर होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लगाती हैं, DU में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ठीक है। तो इंडियन क्लासिकल और यूरोपियन क्लासिकल ये हमें अलग से पढ़ाया जाता है, पूरा एक ब्रॉड पेपर होता है इसका। तो ये जितने भी कैरेक्टर हैं बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ मिलती है, जो गॉड का इंटरवेंशन होता है, मतलब आपको इंसानों के साथ साथ गॉड भी मिल जाएंगे, इंसानों के साथ साथ गॉड की प्रेजेंस में मिल जाएगी, और वो फाइट करते हुए नजर आएंगे। गॉड से लड़ाई हो रही है,
ठीक है, और गॉड की मैन से भी लड़ाई हो रही है। तो ये चीज़ एपिक का पार्ट है। जब हम एपिक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के ये डिफरेंसेस हैं। सेम एपिक जो है वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है एक तरीके से मॉक एपिक, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इनको डिफ्रेंशिएट करके आपको बता देती हूँ। देखो, एपिक, मॉक एपिक, मॉक हीरोइक, 3 टर्म हमारी कवर हो जाएंगे। ये मैं लास्ट के लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे हीरोइक टर्म को डिस्कस नहीं किया था। देखो, तीनों वर्ड्स में आपको ऐसा लगेगा, एक तो ये मॉक यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, एपिक है, एपिक यहाँ रिपीट हो रहा है। फ़र्क क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में बात करता है कि एपिक होता क्या है, जो कि मैंने अभी आपको पॉइंट्स बता दिए। मॉक एपिक मॉकरी वर्ड से बना है। मॉकरी का मतलब होता है मजाक, ठीक है, कि शुरुआत की गई थी कि एपिक स्टाइल में लिखेंगे, यानी कि ये वाला। एक एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे दिया था कि अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी हो तो फिक्शनल कैरेक्टर्स को यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन हमारे महाभारत में और रामायण में जो स्टोरीज़ कहती हैं, जो कहानियाँ हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, वो ये कि कभी ना कभी ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी चीज़ें, जिनको कि हम जानते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। लेकिन जो बाहुबली मूवी है, जितने ग्रैंड लेवल पे उसके कैरेक्टर्स को दिखाए गए हैं, प्लॉटिंग दिखाई गई है और वॉरियर्स को लड़ते हुए दिखाया गया है, पावर को दिखाया है, तो वो एपिक स्टाइल है, ठीक है। मॉक एपिक का मतलब होता है कि इसके स्टाइल का, यानी कि एपिक के स्टाइल का मजाक बनाया गया है। कि जैसे एग्जाम्पल, हेलेन ऑफ ट्रॉय। आपको पता है हेलेन ऑफ ट्रॉय यानी कि सिर्फ हेलेन की वजह से, हेलेन को पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लेडी कहा जाता था, और ये इसकी प्रेजेंस हमें इलियड में मिलती है। जो इलियड पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट किया था, या जो वॉर ऑफ ट्रॉय हुआ था, सिर्फ हेलेन की वजह से हुआ था, ठीक है, सिर्फ हेलेन की वजह से हुआ था। और पूरे एपिक में हमें ये नहीं पता चला कि हेलेन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया भी या नहीं। दरअसल वो किसी प्रिंस की वाइफ होती हैं और एक दूसरी जगह का राजा उसको भगा के ले जाता है, ठीक है। तो एपिक में ये दिखाया नहीं गया है कि हेलेन अपनी मर्जी से जाती हैं। बेसिकली उनको ये दिखाया गया कि उनको किडनैप किया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं जो इलियड है वो भी मॉक एपिक है, कि एक तरीके से अगर सिर्फ एक इंसिडेंट का क्या किया है आपने, मजाक बना दिया है, कि जिसको आप लेके जा रहे हो, आपने कहीं भी उसका एक पैराग्राफ नहीं दिखाया कि वो अपनी मर्जी से जा रही हैं, ठीक है। तो क्या पर्पस होता है कि मजाक बना दिया गया। एक और एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप को हमें पढ़ना है और इनका क्या पढ़ेंगे हम, द रेप ऑफ द लॉक। जब आपने फर्स्ट टाइम इस टाइटल को देखा होगा तो लॉक का मतलब, जो मैंने पढ़ा था तो लॉक का मतलब मुझे ताला लगता था, और रेप जो कि एक वायलेंट एक्ट है, मुझे लगा था कि ये जो है कुछ मेटाफर यूज़ किया होगा कि इसके साथ ये एक्ट होता है। पर दरअसल इसमें एक कैरेक्टर है बेलिंडा, ठीक है। तो बेलिंडा का मजाक बनाया गया है कि बेलिंडा अपने आप को सोचती हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, एक पार्टी में जाती है और वहाँ पे उनकी जो लट होती है बालों की, दरअसल वो आगे की तरफ होती है और उनको गुस्से में आके कोई मतलब चिढ़ता है उनसे, जेलसी फील करता है और उसको काट देता है। तो बेसिक जो आइडिया था कि एपिक बनाना चाहते थे, लेकिन वो क्या हुआ, मॉक एपिक बन गया, कि लिखना कुछ और चाहते थे और कुछ और लिख दिया, ठीक है। कुछ मिलता जुलता ही मॉक हीरोइक भी होता है। हीरोइक मतलब हीरो दिखाना चाहते थे लेकिन वो मजाक का पात्र बन गया। बेसिकली क्या हुआ कि वो उसकी जो अपनी इंपॉर्टेंस है ना, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। देखो बहुत इजी है, मॉक एपिक मतलब एपिक का मजाक बना रहे हैं। एग्जाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक। इलियड भी है, पर इलियड को सिर्फ क्रिटिक्स ने कहा है, हम नहीं मानते। जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप अलेक्जेंडर पोप का सर्च करोगे द रेप ऑफ द लॉक, तो आपको खोल के देगा, वो ओपन करके देगा इन्फॉर्मेशन, इट्स अ लॉन्ग पोएम, और फिर इन्फॉर्मेशन में देगा मॉक एपिक प्लस मॉक हीरोइक, ठीक है। एपिक इसलिए क्योंकि लिखना चाहते थे कुछ और मजाक बन गया उस चीज़ का। हीरोइक इसलिए कि एक कैरेक्टर को हीरोइक फॉर्म में दिखाया था। आंचल पूछ रहे हैं इसमें हमें क्या कुछ लर्न करना चाहिए। दरअसल ये लर्न करना चाहिए कि जब हम अलेक्जेंडर पोप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये बात पता चलेगी कि एपिक और मॉक हीरोइक में क्या फ़र्क होता है।
अगर मान लो आपको ये पूछ ले वो कि अलेक्जेंडर पोप का जो रेप ऑफ द लॉक है वो एपिक है, वो बैलेड है, वो मॉक हीरोइक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो है क्या बेसिकली। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी अभी। मॉक हीरोइक में एक हीरो का डाउनफॉल, डाउनफॉल इसलिए क्योंकि उसको दिखाना कुछ और चाहता था, पर एट द एंड क्या दिखाया, उसका डाउनफॉल बता दिया। देखो जैसे मैक फ्लैक्नो, किसने लिखा है, जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। जॉन ड्राइडन के एक कंटेम्प्ररी हुआ करते थे, थॉमस शैडवेल नाम था उनका, थॉमस शैडवेल। अब पुराने जो राइटर्स अगर आप देखेंगे ना 19th सेंचुरी से पहले, तो वो क्या करते थे, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्रिटिसाइज वर्बली नहीं करता था, वो आपस में जाके नहीं लड़ते थे, वो लिख लिख कर लड़ते थे। मतलब आपने मेरे बारे में ये लिखा, मैं आपके बारे में रिवर्स में ये लिखूंगा, ठीक है। तो राइटिंग फॉर्म्स से लड़ा करते थे। तो जॉन ड्राइडन के बारे में थॉमस शैडवेल ने कुछ कहा था, तो इन्होंने क्या किया, मैक फ्लैक्नो नाम का एक सटायर लिखा, एक बेसिकली एक राइटिंग लिखी, एक प्ले लिखा, और उसमें क्या किया, थॉमस शैडवेल को एक प्रिंस की तरह दिखाया। और बाद में क्या कहा कि जो आप, मतलब जो वर्बली नहीं कह सकता था ना, कि आपके पास दिमाग नहीं है, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप जो लिखते हैं वो लोगों को समझ नहीं आता, तो वो इसने मैक फ्लैक्नो के थ्रू कहा था, ठीक है। तो रिटन वे में होती थी फाइटिंग, वर्बल वे में नहीं होती थी। तो हीरो किसको बनाया, थॉमस शैडवेल को बनाया, लेकिन उसका डाउनफॉल दिखाया कि उसके पास एक ऐसा प्रिंस है, मतलब उसके प्रिंस के बच्चे भी हैं, लेकिन क्राउन देने के वो लायक नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी बात इजीली समझ नहीं आती। तो ये तीन हैं, एपिक मतलब पॉजिटिव सेंस, मॉक एपिक यानी कि एपिक का मजाक उड़ा रहे हैं, मॉक हीरोइक मतलब हीरो के कैरेक्टर का मजाक बनाया गया है। 3 टर्म हो गई हैं ये। अब आगे देखते हैं कि 4th टर्म हमारे पास कौन सी है। और ये वो टर्म्स हैं जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये चूज इसलिए की है क्योंकि जब हम ड्राइडन पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए मॉक हीरोइक का क्या मतलब होता है। जब हम रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे तो पता चलना चाहिए कि मॉक एपिक क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तब मैं आपको रेफर करूँगी कि आप ये वाली क्लासेस को देख लें। माइनर डिफरेंस है, अगर आप नेट से पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। मैम इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में भी दे देना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूँ द रेप ऑफ द लॉक इज ए, यहाँ आपको फिल करना है, ठीक है। अगर मैं उसको कहूँ एपिक, मैं उसको कहूँ मॉक एपिक या मॉक हीरोइक, क्योंकि दोनों हैं। क्वेश्चन बता रही हूँ मैं किस तरीके से पूछ सकता है, तो थोड़ा सा प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरा बैलेड, 4th उसने दे दिया नन ऑफ दीज। अब इसका बताओ मुझे क्या होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंडिविजुअल वो देगा नहीं, आपको यही टर्म देगा, लिटरेरी टर्म्स हैं तीनों के तीनों, 4 बल्कि 1 2 3 4। अब इसमें आंसर बताओ कि क्या होगा। बी ऑप्शन, संदीप कह रहे हैं बी, अमनदीप कह रही हैं बी, और आंचल भी कह रही हैं बी ऑप्शन। हाँ देखो, अगर आप प्रीवियस क्लास मेरी देखोगे ना तो मैंने बताया कि बैलेड में और ओड में हल्का ही फर्क होता है। बैलेड जो है दरअसल वो पेट्रियोटिक थीम को बताता है। पेट्रियोटिक का मतलब हो गया ना देशभक्ति, गाया जाता था बैलेड भी ओड की तरह, लिरिक की तरह। रमनप्रीत भी कह रही है बी। हाँ जी, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है, क्योंकि किसी ने पूछा था ना, सतनाम कह रहे हैं मॉक एपिक। हाँ जी, मॉक एपिक भी है और मॉक हीरोइक भी है, ठीक है। मैक फ्लैक्नो जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा था, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि लिटरेरी टर्म्स कैसे पूछी जाएंगी। जी, लिटरेरी टर्म्स ऐसे पूछी जाएंगी कि टेक्स्ट का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये क्या चीज़ है, क्या है ये, सोनेट है, ओड है, मॉक हीरोइक है, या ऑल द अबव। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ना। अब मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है। अब इसका ऑप्शन दो कि मैक फ्लैक्नो जो जॉन ड्राइडन ने लिखा है कि उसकी राइटिंग क्या है, सोनेट है, ओड है, मॉक हीरोइक है, या ऑल द अबव। कई लोग गलती से ऑल द अबव भी लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, तो वो रिस्क ले लेते हैं कि मार्क्स तो कटेंगे नहीं, तो रिस्क ले लेते हैं। संदीप कह रहे हैं मॉक हीरोइक। हाँ,
मॉक हीरोइक क्यों है? क्योंकि एक कैरेक्टर को हीरो की तरह दिखाया है, थॉमस शैडवेल। प्रीफेस में आपको मिल जाएगा ए सटायर ऑन टी.एस. शैडवेल, ठीक है। इनका सेकंड नेम क्या था ये नहीं पता, थॉमस शैडवेल, टी.एस. करके मिल जाएगा। मॉक हीरोइक, हीरो की तरह दिखाया है, पर उसको क्या बताया है, उसको एट द एंड ये भी कह दिया है कि आप में क्राउन, मतलब उनके फादर रिटायर होते हैं, और रमनप्रीत भी कह रही है सी ऑप्शन। तो क्या होता है कि फादर से जो क्राउन जाएगा वो सन के पास जाएगा, ठीक है। अब सन जो है वो क्राउन डिजर्व करते हैं, लेकिन ड्राइडन ने ये बताया है कि ये जो सन है इसके पास किंग वाली कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है। अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो इसमें से जो थॉमस शैडवेल है ना, वो तो बिल्कुल भी उस चीज़ के लायक नहीं है, यानी कि क्राउन के लायक नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि थॉमस शैडवेल की शायद वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये इनके अगेंस्ट लिखते थे, इसलिए इन्होंने इसका कैरेक्टर बना के उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या चीज़ है जो हमें पढ़नी है सिलेबस के हिसाब से। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है एलिजी, ठीक है। एलिजी, अब एलिजी हमें जो पढ़नी है, देखो एलिजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मॉर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। ये वो मॉर्निंग नहीं है, ये है उदास वाला। ये मॉर्निंग जो है ये पर्टिकुलर इंसिडेंट को बताती है, यानी कि एलिजी का मतलब है कि कोई पर्सन डेथ की रेफरेंस दे रहा है, यानी कि कोई एक जो पोएट है या राइटर है या जिस किसी ने भी लिखा है, एलिजी का मतलब है कि वो टर्म, वो पोइट्री जहाँ पे आपको मॉर्निंग, यानी कि कोई एक पर्सन है जो शोक जता रहा है, बहुत उदास है, किसी को खो दिया है। लॉस्ट ऑफ बिलवेड या डियर वंस, ठीक है। ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ये पर्सनल भी हो सकती है। फ्लैक्नो मीन्स फुलिश पोएट, हाँ जी, मैक फ्लैक्नो का यही मतलब था कि फुलिश पोएट। और फुलिश पोएट उसको इसलिए भी कहा गया क्योंकि उसने ड्राइडन के अगेंस्ट बहुत कुछ कहा था और बहुत कुछ लिखा भी था। लॉस्ट ऑफ बिलवेड या डियर वंस, सब्जेक्ट पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि पर्सनल लॉस किसी पर्सन का, तो ये तो सब्जेक्टिव टॉपिक हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और जो सब्जेक्ट है इसका वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि ह्यूमैनिटी, आजकल ह्यूमन सोसाइटी में कितना चल रहा है, मतलब करप्शन के रिगार्डिंग वो बात कर सकता है, पॉवर्टी के रिगार्डिंग वो बात कर सकता है। तो थीम दोनों हो सकते हैं कि किसी इंसान को उसने पर्सनल लेवल पे खोया है, उसकी भी बात कर सकता है एलिजी में। और ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि अगर पोएट परेशान है सोसाइटी के करप्शन से, पॉवर्टी से, या जो कंडीशन है पुअर कंडीशंस उनके रिगार्डिंग, तो वो दोनों को ही थीम यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल की। अगर आप एलिजी की बात करें, देखो मिल्टन ने लिखी थी लाइसिडस, किसके लिए लिखी थी, अगर आपको पता हो तो ये बता दो मुझे। अगर ये पता है कि मिल्टन ने एलिजी लाइसिडस किसके लिए लिखी थी, कहीं पढ़ा हो तो बता दो। अमन कह रहे हैं एडवर्ड किंग, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वो एडवर्ड किंग को बड़ा प्रेज करते थे। वैसे एडवर्ड किंग मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के, हाँ सही कह रहे हो आप, एडवर्ड 2 जो है वो प्ले था, बेसिकली लिखा गया था एडवर्ड किंग पर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले थे, लेकिन वो फेमस नहीं थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे इंग्लैंड में। और शैली ने लिखी थी, तो मिल्टन की तो होगी लाइसिडस, और शैली ने लिखी थी एडोनिस, किसके लिए लिखी थी अगर आपको याद हो तो। फेमस एलिजी है एडोनिस, किसके लिए लिखी थी। देखो ये जिस एज से बिलोंग करते हैं वो रोमांटिक एज थी, ठीक है। शैली, बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, ये सब इस एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक पीरियड से।
अमनदीप कह रहे हैं जॉन कीट्स। गुरप्रीत जी का भी आ गया आंसर, जॉन कीट्स। हाँ जी, जॉन कीट्स के लिए लिखी थी। ठीक है, स्पेंसर ने एमोरिटी लिखी थी। बेसिकली क्या था, एमोरिटी नहीं थी, एस्ट्रोफिल थी, एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल जब इन्होंने लिखी थी तो एस्ट्रोफिल में सर फिलिप सिडनी का जिक्र किया था, सर फिलिप सिडनी। ठीक है, बहुत बार ये पूछ लेता है कि स्पेंसर ने कौन सी एलिजी सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट की थी, तो क्या थी, एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल में वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनको बहुत ही ज़्यादा दुख है अपने दोस्त को खोने का। एक लास्ट जो हमें पढ़नी है वो है W.H. ऑर्डन की, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। इनका पूरा नाम था विलियम बटलर ईट्स। आयरलैंड के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। गुरप्रीत जी और अमनदीप का आंसर आया है फिलिप सिडनी। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन मेमोरी ऑफ W. ईट्स मुझे बता दो अब किसके लिए लिखी थी, हिंट इसी में है। W.B. ईट्स का मतलब हो गया विलियम बटलर ईट्स। आयरलैंड को सक्सेस दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, और इनकी जो बिलवड थी वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी जिनका नाम था मॉड गॉन। ठीक है, मॉड गॉन थी। अब बताओ, W.H. ऑर्डन, स्पेंसर, शैली मिल्टन। बहुत बार क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। W.B. ईट्स के लिए, हाँ जी अमनदीप जी सही कह रहे हो, W.B. ईट्स के लिए था। बहुत ज़्यादा ऑर्डन जो हैं वो प्रेज करते थे W.B. ईट्स को, तो इन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया था अपने शुरुआती करियर में तो W.B. ईट्स की ये पोइट्री बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजी हो गई, मॉक एपिक हो गया, मॉक हीरोइक हो गया, एपिक हमने कर लिया, और बैलेड का भी मैंने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया है। बेसिकली एक ही लाइन में ख़त्म हो गया, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक तो ओड वाली फॉलो करता है, लेकिन थीम जो है वो पैट्रियोटिक रहता है। बहुत थिन लाइन का फ़र्क होता है इनमें, बहुत ही बारीक लाइन जिसे हम कहते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट जो हमें करनी है टर्म कवर वो है फ्री वर्स। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था ब्लैंक वर्स के बारे में, मैं दोबारा से ही बता देती हूँ। ब्लैंक वर्स का क्या था, मार्लो ने लिखा था। मार्लो ने इसका एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, फॉलो किया था मार्लो को देख के। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में मेंशन किया था ब्लैंक वर्स। अब ये होता क्या है, इयाम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है। मैंने उस वीडियो में भी बताया है, नहीं अगर ध्यान आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लेना। 5 लाइन्स, ठीक है, अनराइम्ड होती हैं, अनराइम्ड पैटर्न होता है, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती। फ्री वर्स जो वर्ड लिमिट होती है, यानी कि पोइट्री में जो लिमिट है ना वर्ड्स की, नॉट फिक्स्ड होती है वो। स्पेशली यहाँ पे लाइन की बात कर रहा है कि अगर आप 5 वर्ड्स लिख रहे हो एक लाइन में तो 10 भी लिख सकते हो, मतलब बहुत एक लाइन में आप 10 वर्ड्स 12 वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो लिमिट है ये फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन है इसका एग्जाम्पल। इसको फ्री वर्स को दरअसल वर्स लिबर भी कहते हैं। कई बार ये पूछ लेता है, वर्स लिबर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, कि वर्स लिबर क्या है बेसिकली। तो वर्स लिबर क्या है, फ्री वर्स को ही कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं और दोनों का यूज होता है। देखो, एक तो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक है सोलिलोकी। यहाँ पे ये क्लास आज खत्म हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ही हमें पढ़नी है और यूज करनी है। मोनो मतलब सिंगल, लॉग मीन्स स्पीकिंग।
इस टेक्निक का यूज़ अक्सर जो हम बॉलीवुड या कोई भी किसी भी उसकी मूवीज़ देखते हैं ना, तो वो टेक्निक चाहे आप थिएटर में देखें, कोई स्टेज प्ले देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, चाहे वो किसी भी रीजन की हो, वहाँ से बहुत ज़्यादा मैच करती है। देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल पर्सन होता है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये लेकर आए थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये विक्टोरियन थे, यानी कि विक्टोरियन पीरियड यानी कि विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अपनी राइटिंग्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया था। और आज तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं, आप में से कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिसे ये टेक्निक नहीं पता होगी। हाँ, टर्म नहीं पता होगी, लेकिन जब आप सीरियल वगैरह देखेंगे ना, या मूवीज़ देखते होंगे डे टू डे लाइफ में। गुरप्रीत कौर जी कह रही हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मोस्टली यूज़ किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इनफैक्ट इन्होंने ही सबसे पहले यूज़ किया है, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ऑरोरा ले करके उन्होंने एक पोएम लिखी है 500-600 की है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। दरअसल रॉबर्ट ब्राउनिंग उनको एडमायर करते थे, यानी कि उस टाइम। अमनदीप कह रहे हैं मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाँ, मैं वही बताने वाली थी कि इन्हें फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है, ब्राउनिंग को। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो आंसर आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। सिंगल पर्सन स्पीक करता है, सिंगल पर्सन स्पीक्स करता है, लेकिन जो उसका कनेक्शन होता है, यानी कि जो एड्रेस करता है, वो एड्रेस किसको करता है, ऑडियंस को, ठीक है। अब मैं सिंपल वर्ड्स में इसको बताती हूँ। देखो, एक स्टेज प्ले हो रहा है, 1 2 3 4 कैरेक्टर है, ठीक है। थोड़ी सी समझने वाली बात है, तभी आपको इसमें और इसमें फ़र्क समझ आएगा कि ये है क्या। 4 कैरेक्टर हैं, कोई सीन चल रहा है या स्टेज पे प्ले हो रहा है, चारों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है। मान लो किसी सेकंड पर्सन ने कोई चीज़ जो है वो छिपा दी है, ठीक है। फर्स्ट को नहीं पता, थर्ड को नहीं पता, फोर्थ को नहीं पता, एज एन कैरेक्टर या एज एन एक्टर नहीं पता, ये आपस में लड़ रहे हैं। जो सेकंड कैरेक्टर है वो कुछ बोलता है, फर्स्ट को नहीं सुनाई देता, थर्ड को नहीं सुनाई देता, फोर्थ को नहीं सुनाई देता, बट एज एन ऑडियंस हमें सुनाई देता है, ठीक है। थोड़ा ही फाइन डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। सेम ये चीज़ यहाँ पे भी होगी, लेकिन फ़र्क है। 4 कैरेक्टर्स हैं किसी सीन में, चाहे वो मूवी हो, सीरियल हो, या कुछ भी हो, या स्टेज प्ले हो। सेकंड जो कैरेक्टर है उसने कोई चीज़ चुराई है और उसको इस बारे में पता है, वो बात कर रहा है, लेकिन फर्स्ट को नहीं सुनाई दे रहा, थर्ड को नहीं सुनाई दे रहा, फोर्थ को नहीं सुनाई दे रहा। इसके जितने भी डायलॉग्स हैं वो हमें एज एन ऑडियंस सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल पर्सन स्पीक करता है इसमें, यानी कि जो ये कैरेक्टर है ये जब बात कर रहा है सीन में, बाकी किसी को भी, यानी कि फर्स्ट को, थर्ड को और फोर्थ को, इन 3 कैरेक्टर को इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसके मन में जो चल रहा है या ये जो बोल रहा है, एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर हमें समझ आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये ड्रामेटिक मोनोलॉग? अगर क्लियर हो गया तो बता दो, यस लिख के भेज दो अगर क्लियर हो गया तो, नहीं तो फिर मैं रिपीट करूँ इस चीज़ को। क्लियर हो गया तो मुझे बता दो जल्दी से, यस लिख के भेजो। संदीप कह रहे हैं यस मैम, बाकी देख रहे हैं जो लोग, बता दो फटाफट जल्दी, ताकि मैं सोलिलोकी बता सकूं। ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ आ गया ना, तो सोलिलोकी 10 सेकंड में समझ आ जाएगा। अमनदीप कह रहे हैं यस अंडरस्टूड, ठीक है। अब इनके मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। देखो, पहले मैं इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल बता दूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जहाँ जहाँ इसका यूज़ किया है वो है माई लास्ट डचेस, ये सब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। पोर्फ्रियाज लवर, फ्रा लिप्पोलिप्पी, ये पोइट्री है इनकी जिसमें इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया है, ठीक है। और
एक और थी लास्ट राइड टुगेदर, ये आप सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अमनदीप कह रहे लास्ट डचेस, हाँ जी माय लास्ट डचेस, जिसमें कि वो उसको मार देता है और मार के क्या करता है, उसका पोर्ट्रेट दीवार पे टांग देता है और उससे बात करता है और उसको गिनाता है उसकी मिस्टेक, ठीक है। सतनाम जी कह रहे हैं यस, समझ आ गया ना। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत भर भर के रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यूज़ किया है, ठीक है। टेनिसन ने भी यूज़ किया है, टेनिसन का यूलिसेस, ठीक है। जब हम टेनिसन को पढ़ेंगे ना तब काम आएगा ये। अब बात करते हैं सोलिलोकी की। इसमें क्या था कि स्टेज पे 4 कैरेक्टर हैं, 3 को आवाज नहीं सुनाई दे रही पर हमें सुनाई देगी एज एन ऑडियंस। सोलिलोकी में देखो, सोलिलोकी जो है एल है ना, अब ये ध्यान से रखना, एक ही कैरेक्टर की बात होती है, स्टेज पे बाकी कैरेक्टर की प्रेजेंस नहीं मिलेगी। अब ये कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्टेज पे 4 कैरेक्टर थे, चारों के चारों प्रेजेंट हैं पर मूवमेंट एक की ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 4 कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन चारों में से 3 ने एक एग्जिट ले ली, वो स्टेज छोड़ के चले गए। सडनली एक लाइट आती है एक ही कैरेक्टर के ऊपर। बेसिकली क्या है, दरअसल ये थिएट्रिकल डिवाइस है। अक्सर आपने स्टेज प्ले देखे होंगे या कभी कभार सीरियल्स में भी ऐसी टेक्निक दिखाते हैं कि कोई कैरेक्टर स्टेज पे प्ले कर रहा है, बाकी सब जगह अंधेरा हो गया है, मतलब बैक साइड में अंधेरा हो गया है और सडनली एक कैरेक्टर पे लाइट पड़ती है, ठीक है। वो सोलिलोकी का कैरेक्टर है, सोलिलोकी का पार्ट है। तो एक ही कैरेक्टर की बात होगी, एक से ज़्यादा की प्रेजेंस हमें देखने को नहीं मिलेगी, वो किसी तरीके से एग्जिट हो जाएंगे। थिएट्रिकल डिवाइस है, थिएटर में यूज़ की जाती है और जब थिएटर में ये चीज़ यूज़ की जाती थी ना तो जो ये एक कैरेक्टर था ये अलोन दिखाया जाता था कि ये अपने आप से बात कर रहा है, पर इसकी आवाज़ ऑडियंस को सुनाई देती थी। देखो डिफरेंस देखो अब कि क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस है बाकी कैरेक्टर्स की पर ऑडियंस को आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर है वो अपने आप से बात कर रहा है पर उसकी आवाज़ एज एन ऑडियंस हमें भी सुनाई दे रही है। सोलिलोकी में सिंगल पर्सन की बात करता है, प्रेजेंस किसी की नहीं है, लाइट हमेशा फोकस एक पे ही है, ठीक है। यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, बाकी कैरेक्टर्स हैं, बाकियों की प्रेजेंस हमें पता चलेगी सीन वाइज, लेकिन एज एन ऑडियंस हमारा रोल क्या है। बहुत ही थिन डिफरेंस है ड्रामेटिक मोनोलॉग में और सोलिलोकी में। समझ आ गया सोलिलोकी? अगर समझ आ गया तो प्लीज़ मुझे बता दो। ये ध्यान रखना कि ये थिएट्रिकल डिवाइस है। पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थिएट्रिकल डिवाइस और दे देगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, असाइड, ओड भी दे सकता है, क्योंकि जिसको नहीं पता लिटरेरी डिवाइसेस वो कुछ भी ऑप्शन लगा देगा, ठीक है। तो थिएट्रिकल डिवाइस सिर्फ सोलिलोकी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। जो देख रहे हैं बता दो अगर क्लियर हो गया तो। सोलिलोकी सिर्फ अलोन पर्सन है, स्टेज पे प्रेजेंस बाकियों की नहीं होगी। संदीप कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर मैम, ठीक है। ये ज़रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ही फाइन है। दोनों ही टेक्निक का यूज़ टीवी सीरियल्स में होता है, हालांकि मैं नहीं देखती, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन टेक्निक का यूज़ होता है, ठीक है। आपको अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। और कल की क्लास जो है वो MCQ की क्लास होगी, MCQ डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। टाइम जो है वो 7 बजे ही रहेगा। कोई भी 5 बजे के स्लॉट में मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है ना। तो कल मिलेंगे। बहुत जल्दी इनकी इंक सेवन PM MCQ डिस्कस करेंगे। टुमारो की बात हो रही है, ठीक है। टुमारोज टॉपिक मैम, दरअसल जो टॉपिक है हमारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन MCQ हमारे रहते हैं। MCQ हमारे शेक्सपियर पे रहते हैं और मार्लो पे, ठीक है। कुछ मतलब कल की क्लास में सिर्फ हम इन पे, ठीक है। संदीप जी लाइक कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है।
कल की क्लास में इन 2 टॉपिक से एमसीक्यू पूछेंगे बगैर टाइम वेस्ट किए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि डे आफ्टर टुमारो की जो क्लास होगी परसों ठीक 7 बजे ही होगी वो भी, और उसमें हम एडमंड स्पेंसर को कवर करेंगे। ठीक है, मीनवाइल ये दोनों लेक्चर आप देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। और स्पेंसर पे एक और वीडियो चैनल पे डली हुई है, उसको किसी रीज़न से पता नहीं क्यों कम व्यूज़ हैं, व्यूज़ इन द सेंस क्योंकि बहुत सारे उसमें एडमंड स्पेंसर को ऐसे सिंगल यूनिट पढ़ाया जाता है, सिडनी के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, सिर्फ फेरी क्वीन पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो सब डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार उसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो आज 10 टर्म्स ही हमने डिस्कस कर ली। कल एमसीक्यू की क्लास, टॉपिक शेक्सपियर और मार्लो। रिप्लाई करने आना, पिछले लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 1 और 2, वहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, चलो इट्स टाइम टू गो ऑफलाइन। टेक केयर और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलेंगे अब 7 बजे।